रात और भी गहरी होती गई। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों बहनों की धड़कनें तेज हो गईं। दीदी, ये आवाज कैसी है? इतनी रात को हमारे घर के बाहर कौन हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। तू यही रह मीरा, मैं देख कर आती हूँ। अगर किसी ने हमें डराने की कोशिश की तो इस बार जवाब भी मिलेगा। ज्योति ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर जो था उसे देखकर दोनों की आंखें फैल गईं और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। गांव के एक कोने में पेड़ों और खेतों के बीच एक पुरानी सी मिट्टी की झोपड़ी खड़ी थी। समय ने उसकी दीवारों को कमजोर जरूर कर दिया था, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर अब भी अपनों की यादें सांस ले रही थी। उसी छोटे से घर में रहती थी दो बहनें, ज्योति और मीरा। माँ बाबूजी के इस दुनिया से जाने के बाद अब दोनों ही एक दूसरे की ताकत और एक दूसरे का सहारा थीं। बड़ी बहन ज्योति जिम्मेदारियों के बोझ तले वक्त से पहले ही बड़ी हो गई थी और छोटी बहन मीरा दुखों के बीच भी मुस्कुराना नहीं भूली थी। यही मुस्कान उस घर की आखिरी रोशनी थी। दीदी, देखो मैं मंदिर से आपके लिए प्रसाद लाई हूँ। भगवान से मैंने आपके लिए लंबी उम्र और खुशियों की दुआ मांगी है। आज मन को बहुत शांति मिली। और हाँ दीदी, रास्ते में गौरी काकी की बकरी झाड़ियों में फंस गई थी। बेचारी बहुत डर गई थी, तो मैंने उसे निकाल दिया, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। जब किसी की मदद करती हूँ ना दीदी, तो ऐसा लगता है जैसे माँ दूर कहीं से मुझे देखकर मुस्कुरा रही हूँ और आशीर्वाद दे रही हूँ। सूरज सिर पर चढ़ाया है मीरा, और तू अब मंदिर मंदिर घूमकर घर लौट रही है। तुझे घर की जिम्मेदारियों का जरा भी एहसास है या नहीं? तेरा दिल बहुत अच्छा है मीरा, लेकिन सिर्फ अच्छे दिल से पेट नहीं भरता। इस दुनिया में जीने के लिए खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। घर में अनाज खत्म होने को है, चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं बची, और तुझे दुनिया भर की मदद करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। गुस्सा मत करो दीदी, मैं सब समझती हूँ, आपकी मजबूरी भी और दर्द भी। लेकिन माँ कहती थी, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, भगवान उसके रास्ते खुद आसान कर देते हैं। मुझे आज भी माँ की हर बात याद है। हम गरीब जरूर है दीदी, लेकिन अगर दिल से अमीर रहे तो एक दिन भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। माँ अब इस दुनिया में नहीं है मीरा, और उनके साथ जैसे घर की सारी खुशियाँ भी चली गईं। अब सिर्फ जिम्मेदारियां बची हैं। इस दुनिया में अच्छाई की कीमत बहुत कम है। यहाँ लोग अच्छे इंसान का साथ नहीं, उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मैं नहीं चाहती कि तेरी मासूमियत किसी दिन इस दुनिया की बेरहमी के आगे टूट जाए, इसलिए तुझे सख्त बनाना चाहती हूँ। ज्योति की बातें सुनकर मीरा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसकी मुस्कान हल्की पड़ गई और आंखों में एक अजीब सी उदासी उतर आई। धीरे धीरे वो झोपड़ी के उस कोने की तरफ बढ़ी जहाँ एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उस संदूक में कपड़े नहीं, यादें रखी थी। माँ की खुशबू, बाबूजी की सीख और बचपन की अनगिनत मुस्कानें। मीरा कांपते हाथों से धीरे धीरे संदूक खोलने लगी। जैसे ही संदूक खुला, पुरानी यादों की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मीरा की आंखें नम हो गई और ज्योति भी चुपचाप अपनी बहन को देखने लगी। दीदी देखो ना, ये माँ की वही साड़ी है ना जिसे वो त्योहारों पर पहना करती थी। कितनी प्यारी खुशबू आती है इसमें आज भी। जब माँ ये साड़ी पहनती थी तो हमें अपने दोनों हाथों में छुपाकर कहती थी, मेरी दोनों बेटियां हमेशा साथ रहेंगी। दीदी, कभी कभी लगता है माँ कहीं गई ही नहीं है, बस यही है हमारे आसपास, हमें देख रही हैं। मीरा, बस कर। तेरी ये बातें मेरे दिल को अंदर तक तोड़ देती हैं। मैं जितना भूलना चाहती हूँ उतना ही सब याद आने लगता है। माँ बाबूजी के जाने के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि कभी कमजोर नहीं पड़ूंगी, लेकिन उनकी यादें आज भी मुझे रुला देती हैं। मैं तुझसे सख्त जरूर रहती हूँ मीरा, लेकिन सच ये है, तू ही मेरी आखिरी ताकत है। तुझे कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। ऐसा मत कहो दीदी, आप अकेली कभी नहीं हो। जब तक मीरा सांस ले रही है, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी।
आप सिर्फ मेरी बड़ी बहन नहीं, आप ही मेरी माँ हो, आप ही बाबूजी हो और आप ही मेरी पूरी दुनिया हो। मीरा की बातें सुनकर ज्योति की आंखों में छुपे आंसू आखिर बाहर आ ही गए। माँ बाबूजी के जाने के बाद शायद पहली बार उसका दिल हल्का हुआ था। झोपड़ी के अंदर भावनाओं का माहौल अभी शांत भी नहीं हुआ था कि तभी बाहर कच्चे रास्ते पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों बहनों ने दरवाजे की तरफ देखा। झोपड़ी की ओर 3 परछाइयां धीरे धीरे बढ़ रही थी। धर्मपाल, उसकी पत्नी विमला और उनका बेटा कमल। तीनों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन इरादे बिल्कुल साफ नहीं थे। ज्योति उन्हें देखते ही सब समझ गई, क्योंकि रिश्तों के चेहरे बदलते उसने पहले भी देखे थे। मीरा भी धीरे से अपनी दीदी के पीछे आकर खड़ी हो गई। अरे ज्योति बेटी, कैसी हो तुम दोनों? बहुत दिनों से सोचा तुमसे मिलने आए। आखिर हम भी तुम्हारे अपने हैं। भैया भाभी के जाने के बाद तुम दोनों ने बहुत दुख देखा है। सोचा थोड़ा सहारा दे दे, आखिर खून का रिश्ता है। हम ठीक हैं चाचा जी, भगवान की दया से जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। अब तक किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी और आगे भी उम्मीद है। अपने माँ बाबूजी की दी हुई सीख और मेहनत से जी लेंगे। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। हम तो सोच रहे थे अगर अपनी जमीन हमारे नाम कर दो तो तुम दोनों को अपने घर रख लेंगे। वैसे भी ये पुरानी झोपड़ी कब तक टिकेगी और खेत भी आधा बंजर पड़ा है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम दोनों से नहीं संभलेगी। हमारे साथ रहोगी तो आराम से रहोगी, वरना इस दुनिया में अकेले जीना आसान नहीं होता। चाची, हमें आपके प्यार की जरूरत थी। जब माँ बाबूजी गए थे तब आप लोग हमारे पास क्यों नहीं आए? आज अचानक इतनी चिंता और जमीन की बात, ये बात मेरे दिल को समझ नहीं आ रही। बस बहुत हो गया। हमें किसी की दया नहीं चाहिए और ना ही अपनी जमीन किसी के नाम करनी है। ठीक है बेटी, आज मना कर रही हो, लेकिन याद रखना, दुनिया बहुत जल्दी इंसान को झुका देती है। इतना कहकर तीनों वहाँ से चले गए, लेकिन जाते जाते लालच की एक चिंगारी छोड़ गए, जिसने दोनों बहनों के दिल में चिंता की आग जला दी। चाचा चाची के जाने के बाद झोपड़ी के अंदर अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे हवा भी आने वाले तूफान का इशारा दे रही हो। सूरज ढल चुका था, आसमान में अंधेरा उतरने लगा था और मिट्टी के चूल्हे की धीमी लौ दोनों बहनों के चेहरों पर पड़ रही थी। मीरा बाहर से मजबूत दिख रही थी, लेकिन उसके मन में डर धीरे धीरे घर कर रहा था। आखिर उसने चुप्पी तोड़ ही दी। दीदी, एक बात पूछूं? क्या सच में चाचा लोग हमारी जमीन छीन सकते हैं? क्या हम सच में इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं? जब वो लोग बातें कर रहे थे, मेरे हाथ डर से कांप रहे थे। पहली बार मुझे अपना घर भी असुरक्षित लगने लगा। अगर किसी दिन उन्होंने जबरदस्ती सब छीन लिया तो हम कहाँ जाएंगे दीदी? क्या माँ बाबूजी की आखिरी निशानी भी हमसे दूर हो जाएगी? मेरी तरफ देख मीरा, जब तक तेरी ये दीदी जिंदा है, कोई हमारी जमीन को छू भी नहीं सकता। मैंने माँ बाबूजी से वादा किया था कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगी। दुनिया हमें कमजोर समझ सकती है, लेकिन याद रखना, हम अकेली जरूर हैं, बेबस नहीं। जब आप मेरे साथ होती हो ना दीदी, तो हर डर छोटा लगने लगता है, जैसे माँ बाबूजी अभी भी हमारे साथ खड़े हों। मैं वादा करती हूँ, अब डरकर नहीं जीऊंगी, आपके साथ हर मुश्किल का सामना करूंगी। मीरा की बात सुनकर ज्योति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। माँ बाबूजी के जाने के बाद शायद पहली सच्ची मुस्कान। दीदी, माँ की साड़ी मैंने फिर से संदूक में संभाल कर रख दी है और कल गांव में भागवत कथा है। अगर आप चलो तो शायद मन थोड़ा हल्का हो जाए। लोग बातें बनाते हैं मीरा, हमारे दुख पर भी हंसते हैं, लेकिन हमें किसी के सामने झुकना नहीं है। भगवान मंदिरों में नहीं, हमारी मेहनत, हमारी सच्चाई और हमारे हौसले में बसते हैं। बस उसी पर भरोसा रख। रात गहरी होती चली गई। दोनों बहनों ने सूखी रोटियों के साथ अपना खाना खत्म किया, लेकिन आज पेट से ज्यादा उनके दिल भारी थे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोनों बहनें अपनी छोटी सी जमीन की ओर निकल पड़ी। यही खेत अब उनकी उम्मीद, मेहनत और माँ बाबूजी की आखिरी निशानी था। रास्ते भर मीरा भविष्य के सपने देखती रही,
और ज्योति मन ही मन आने वाले खतरे को महसूस कर रही थी। दोनों के कदम खेत की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन किस्मत कुछ और दिखाने वाली थी। जैसे ही दोनों खेत के पास पहुंची, उनकी नजर जमीन के बीचों बीच गड़ी एक मोटी लकड़ी की खूंटी पर पड़ी। उसे देखते ही दोनों के कदम वहीं रुक गए। दीदी, ये देखो, ये खूंटी यहाँ किसने गाड़ दी? कल तक तो ये यहाँ बिल्कुल नहीं थी। क्या कोई रात में हमारे खेत में आया था? मुझे अच्छा नहीं लग रहा दीदी, दिल बहुत घबरा रहा है। नहीं मीरा, ये कोई साधारण बात नहीं है। बिना इरादे कोई किसी की जमीन के बीच खूंटी नहीं गाड़ता। जरूर कोई साजिश चल रही है, और मुझे पूरा यकीन है ये काम उन्हीं लोगों का है जो कल रिश्तेदारी के नाम पर हमारी जमीन मांग रहे थे। तभी दूर से 3 लोग उनकी तरफ आते दिखाई दिए। चेहरों पर अजीब सी मुस्कान और आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। अरे बेटियों, इतनी घबराई हुई क्यों? हम तो बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। आखिर ये जमीन परिवार की ही तो है। हमने तो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है, लेकिन तुम दोनों हमें गलत समझ रही हो। अपनों से इतना डरना ठीक नहीं होता। तुम दोनों अकेली लड़कियां इतनी बड़ी जमीन कैसे संभालोगी? इसलिए सोचा थोड़ा बंटवारा साफ कर दिया जाए। और सच कहूं, ये खेत अब तुम दोनों के बस की बात नहीं है। जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना अच्छा रहेगा। हमने तो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है, लेकिन तुम दोनों हमें गलत समझ रही हो। अपनों से इतना डरना ठीक नहीं होता। चाची, भलाई के नाम पर डराना बंद कीजिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। चाचा जी, साफ साफ सुन लीजिए, ये जमीन हमारी माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है। इसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। और अगर दोबारा हमारे खेत के पास भी आए तो इस बार बात रिश्तेदारी की नहीं, सीधे पंचायत की होगी। ठीक है बेटी, आज जुबान बहुत चल रही है, लेकिन याद रखना, कानून की ताकत रिश्तों से बड़ी होती है। जिस दिन कागज सामने आएंगे, उस दिन खुद समझ जाओगी असली मालिक कौन है। इतना कहकर तीनों वहां से चले गए, लेकिन उनके शब्द दोनों बहनों के दिल में डर की तरह बैठ गए। आज पहली बार जमीन बचाने की लड़ाई सचमुच शुरू हो चुकी थी। धर्मपाल की धमकी सुनने के बाद ज्योति और मीरा कुछ देर तक खेत में खामोश खड़ी रहीं। आज पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि लड़ाई अब आसान नहीं रहने वाली। दोपहर होते ही दोनों बहनों ने फैसला कर लिया, डरकर चुप बैठने से बेहतर है सच के लिए लड़ना। और फिर दोनों सीधा गांव की चौपाल की तरफ चल पड़ी। चौपाल में सरपंच बैठे थे। आसपास गांव के कई लोग मौजूद थे, और हैरानी की बात, धर्मपाल पहले से वहां बैठा मुस्कुरा रहा था। दीदी देखो, चाचा जी हमसे पहले यहाँ पहुँच गए। लगता है इन्होंने पहले ही कोई चाल चल दी है, लेकिन आज हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे जो हो जाए, सच सबके सामने जरूर आएगा। सरपंच जी, हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं। हम अनाथ जरूर हैं, लेकिन हमारा हक कोई हमसे नहीं छीन सकता। हमारे चाचा चाची रिश्तेदारी का नाम लेकर हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं, और अब खेत में खूंटी गाड़कर हमें डराया जा रहा है। ये जमीन हमारे माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है। इसे बचाने के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बस हमें इंसाफ चाहिए। सरपंच जी, ये बच्चियां ना समझें। हम तो बस इनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये हमें ही दुश्मन समझ बैठी हैं। भाई के जाने के बाद अगर हमने इनका ख्याल ना रखा होता, तो पता नहीं आज ये कहाँ होती। हमने हमेशा इन्हें अपनी बेटियों जैसा माना है, लेकिन अब बड़ी होकर यही हम पर इल्जाम लगा रही हैं। और जमीन की बात करें तो उस पर हमारे परिवार का भी हक बनता है। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। मैंने इन दोनों बच्चियों को बचपन से देखा है। ये भूखी रह सकती हैं, लेकिन झूठ कभी नहीं बोल सकती। धर्मपाल के मुंह पर मिठास है, लेकिन इरादों में लालच साफ दिखाई देता है। गांव सब समझता है। बस अब काफी हुआ। बिना सबूत के मैं किसी के पक्ष में फैसला नहीं दूंगा, लेकिन सच जरूर सामने आएगा। कल पूरे गांव के सामने पंचायत बैठेगी, कागज भी देखे जाएंगे और गवाह भी सुने जाएंगे। फैसला सच के आधार पर होगा। बस यही चाहिए था सरपंच जी। हमें अपने हक पर भरोसा है और भगवान के न्याय पर भी। चौपाल से लौटते वक्त दोनों बहनों की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दे रही थी।
लेकिन उन्हें नहीं पता था असली परीक्षा अभी बाकी थी। शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें भी गांव से विदा ले चुकी थीं और अंधेरे के साथ दोनों बहनों के मन में बेचैनी और भी गहरी होती जा रही थी। झोपड़ी के बाहर ठंडी हवा चल रही थी, कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और अंदर मिट्टी के दिए की लौ बार बार कांप रही थी। दोनों बहनों ने जैसे तैसे रात का खाना खाया, लेकिन आज पेट से ज्यादा उनका मन भरा हुआ था। नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। दीदी, सच बताओ, क्या कल गांव वाले हमारा साथ देंगे या फिर सब लोग चाचा जी के डर से चुप रह जाएंगे? पता नहीं क्यों आज दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कल सब कुछ बदलने वाला है। कभी कभी सोचती हूँ अगर माँ बाबूजी आज होते तो शायद हमें यूं डर कर रातें ना काटनी पड़ती। मुझे भी डर लग रहा है मीरा, लेकिन डर को चेहरे पर नहीं आने देना, क्योंकि कमजोर इंसान को दुनिया और ज्यादा डराती है। माँ बाबूजी अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी सीख, उनका आशीर्वाद आज भी हमारे सिर पर है। कल चाहे जो हो जाए, मैं तेरे सामने कभी हार नहीं मानूंगी और किसी को भी हमारा हक नहीं छीनने दूंगी। मीरा की बातें सुनकर ज्योति ने अपनी बहन को सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन हौसला पहले से ज्यादा मजबूत था। रात और भी गहरी होती गई। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों बहनों की धड़कनें तेज हो गईं। दीदी, ये आवाज कैसी है? इतनी रात को हमारे घर के बाहर कौन हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। तू यही रह मीरा, मैं देख कर आती हूँ। अगर किसी ने हमें डराने की कोशिश की तो इस बार जवाब भी मिलेगा। ज्योति ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर जो था उसे देखकर दोनों की आंखें फैल गईं और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। ज्योति ने धीरे धीरे झोपड़ी का दरवाजा खोला। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। मीरा भी डरते डरते अपनी दीदी के पीछे आकर खड़ी हो गई। बाहर घना अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिल रही थी और तभी दिए की हल्की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। दीदी, वो कौन है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं चाचा लोग फिर कोई चाल तो नहीं चल रहे? डर मत मीरा, जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। जो भी है सामने आकर बात करे। जैसे ही वो परछाई आगे बढ़ी, दोनों बहनों ने देखा सामने गांव के बूढ़े चौकीदार रामू काका खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बेटियों, दरवाजा जल्दी बंद कर लो। मैं बहुत जरूरी खबर लेकर आया हूँ और ये खबर सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभी अभी मैंने धर्मपाल, विमला और कमल को पटवारी के घर से निकलते देखा है। तीनों कुछ बड़ा खेल खेलने वाले हैं। क्या? पटवारी के घर से? मतलब वो सच में कागज बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं? इतना गिर सकते हैं वो लोग? मुझे पहले से शक था, लेकिन अब यकीन हो गया। रिश्तों के नाम पर ये लोग सिर्फ धोखा दे रहे हैं। काका, आपने जो देखा, क्या पंचायत में सबके सामने कहेंगे? सच की लड़ाई में आपका साथ बहुत जरूरी है। बेटी, मैं बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन झूठ के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। कल पंचायत में जो देखा है सब सच सच बताऊंगा। तुम दोनों हिम्मत मत हारना। सच देर से जीतता है, लेकिन जीतता जरूर है। रामू काका की बातें सुनकर दोनों बहनों के मन में उम्मीद की एक नई रोशनी जग गई। लेकिन उधर धर्मपाल की चालें अभी खत्म नहीं हुई थीं। दीदी, अब मुझे डर नहीं लग रहा। कल पंचायत में सच जरूर जीतेगा। माँ बाबूजी का आशीर्वाद हमारे साथ है। हाँ मीरा, कल सिर्फ जमीन की नहीं, हमारी इज्जत, हमारा हक और हमारे माँ बाबूजी की निशानी दांव पर है। उस रात दोनों बहनों की आंखों में नींद नहीं, बल्कि न्याय की उम्मीद थी और सुबह उनके जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेकर आने वाली थी। अगली सुबह पूरे गांव में सिर्फ एक ही चर्चा थी। आज पंचायत में हरिश्चंद्र की जमीन का फैसला होने वाला था। गांव की चौपाल लोगों से खचाखच भर चुकी थी। एक तरफ ज्योति और मीरा सिर ऊंचा करके खड़ी थीं और दूसरी तरफ धर्मपाल, विमला और कमल चेहरे पर बनावटी भरोसा लिए बैठे थे। आज सच और लालच आमने सामने खड़े थे। सरपंच अपनी जगह पर बैठे,
पटवारी भी कागजों का पुलिंदा लेकर पहुंच चुका था। पूरा गांव सांस रोके फैसले का इंतजार कर रहा था। आज पंचायत के सामने जो भी बात होगी वो सच और सबूत के आधार पर होगी। यहाँ रिश्ते नहीं, न्याय बोला करेगा। जिसके पास जो सबूत है वो पूरे गांव के सामने पेश करे, ताकि हमेशा के लिए सच सामने आ जाए। सरपंच जी, मैं अपने छोटे भाई का बड़ा भाई हूँ। इस जमीन में मेरा भी बराबर का हक बनता है। ये बात कागज भी साबित करेंगे। मैंने हमेशा इन बच्चियों को अपनी बेटियों जैसा माना, लेकिन आज ये मुझे ही दुश्मन बना रही हैं। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती चाचा? अगर हम आपकी बेटियां थीं, तो माँ बाबूजी के जाने के बाद एक बार भी हमारा हाल पूछने क्यों नहीं आए? आज आपको हमारी चिंता नहीं, हमारी जमीन दिखाई दे रही है, लेकिन सच छुप नहीं पाएगा। सरपंच जी, हमने गरीबी देखी है, अकेलापन देखा है, अपनों का असली चेहरा भी देखा है, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। ये जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये हमारे माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है। इसे बचाने के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सरपंच जी, मेरे पास जो कागजात आए हैं उनके हिसाब से धर्मपाल का भी इस जमीन पर हिस्सा बताया गया है। पटवारी की बात सुनते ही पूरा चौपाल एकदम शांत हो गया। मीरा की आंखों में डर उतर आया, लेकिन ज्योति अब भी अडिग खड़ी थी। कागज दिखाने से पहले मैं पंचायत के सामने एक गवाह पेश करना चाहती हूँ, जो कल रात सब कुछ अपनी आंखों से देखकर आया है। इतना कहते ही भीड़ के बीच से रामू काका आगे आए। उन्हें देखकर धर्मपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कल रात धर्मपाल, विमला और कमल पटवारी के घर चोरी छिपे गए थे। ये लोग कागज बदलवाकर इन अनाथ बच्चियों की जमीन हड़पना चाहते थे। मैं बूढ़ा हूं, लेकिन झूठ नहीं बोलता। शर्म आनी चाहिए धर्मपाल। अपने ही भाई की बेटियों के साथ ऐसा धोखा। आज गांव ने तेरा असली चेहरा देख लिया। जिसने अनाथ बच्चियों की जमीन पर नजर डाली, उसका कभी भला नहीं होगा। भगवान सब देख रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आकर सच पहचान नहीं पाया, लेकिन आज सबके सामने सच कबूल करता हूं। ये जमीन पूरी तरह हरिश्चंद्र की बेटियों ज्योति और मीरा की है। धर्मपाल का इसमें कोई हक नहीं बनता। पटवारी की बात सुनते ही पूरा गांव तालियों और जयकारों से गूंज उठा। मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पंचायत का फैसला सुन लो। ये जमीन पूरी तरह ज्योति और मीरा की है और कोई भी इनके हक पर नजर नहीं डालेगा। और धर्मपाल, गांव की मर्यादा तोड़ने और धोखा देने के लिए तुम्हें पूरे गांव से माफी मांगनी होगी। आज पहली बार दो अनाथ बहनों ने सिर्फ अपनी जमीन नहीं, अपनी इज्जत, अपना हक और अपने माँ बाबूजी की निशानी बचा ली थी। लेकिन किस्मत ने अभी एक और मोड़ बाकी रखा था।